हेलो बच्चों, हम लेकर आए हैं अपनी नई वीडियो जिसमें देखेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट को, है ना। यहाँ से हमारा फीमेल का गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट शुरू होता है, यहीं से हमारा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल शुरू होता है। एनसीईआरटी में दोनों ही चीज़ें एक साथ कलेक्टिवली चल रही हैं। तो चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis, है ना। तो मैच्योर फीमेल गैमेट बनाने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। फिर लिखा है विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा अलग होता है। अलग होने की बात ये है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी आने पर शुरू होती है, लेकिन oogenesis जो होती है वो प्यूबर्टी आने से बहुत पहले, जब बेबी गर्ल पैदा भी नहीं होती है तो उसकी ओवरी में तभी से शुरू हो जाती है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो शुरुआत में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे oogenesis शुरू हो जाती है, यानी मियोसिस आपको पता है ना, उसी टाइम पे शुरू हो जाएगी। और उस मियोसिस को हम पढ़ेंगे आगे कि वो अरेस्ट हो जाती है। आपने देखा होगा मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी आने पर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, प्यूबर्टी आने पर ही उनमें क्या होता है, डिवीजन शुरू होता है और वहीं पर मियोसिस शुरू होती है, तभी गैमेट बनते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होता है, मियोसिस विल स्टार्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। फीमेल में मियोसिस शुरू हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो जाती है और बाद में जब प्यूबर्टी आती है तो उसका जो अरेस्ट होता है वो खुलता है, यानी मियोसिस जो है वो रिज्यूम यानी कंटिन्यू होती है। तो लिखा है कि oogenesis initiated during the embryonic development stage and when a couple of million of gamete mother cells यानी oogonia are formed within each ovary, हर एक ओवरी के अंदर बनती हैं क्या, बहुत सारी oogonia। no more oogonia are formed and added after birth। तो ये स्टेटमेंट कई बार यहाँ से मेडिकल में आ जाता है कि कोई भी oogonia बाद में उसमें ऐड नहीं होती, जन्म के बाद। जन्म से पहले जितनी रहती हैं उतनी रहती हैं। These cells start division and enter into the prophase 1। तो इनमें क्या हो जाता है, मियोसिस शुरू हो जाएगी, वो भी कौन सी, प्रोफेज 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage। तो इस स्टेज में जाकर के टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं, called the primary oocyte। तो शुरुआत में जो प्राइमरी oocyte कहलाते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, मियोसिस शुरू तो हो जाती है परंतु बाद में मियोसिस रुक जाती है। फिर लिखा है कि each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell। तो बाद में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी oocyte होता है उसमें ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है। वो ग्रेनुलोसा सेल की जो लेयर होती है वो उसको सराउंड करती रहती है, चारों तरफ से घेरती रहती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि भाई हमारा ये तो है प्राइमरी oocyte है छोटा सा, है ना। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेलुलर लेयर जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, वो उसके चारों तरफ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अभी प्राइमरी फॉलिकल। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। तो लिखा हुआ है कि ईच primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called as a primary follicle। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। लिखा है a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to the puberty। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं डीजनरेट होते रहते हैं लगातार बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलेंगे, फोलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं लगातार खत्म होते रहते हैं प्यूबर्टी आने तक। उसके बाद हम देखेंगे कि लिखा है देयरफॉर एट प्यूबर्टी आने पर लगभग 60,000 से 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो कुछ इतने बचते हैं प्यूबर्टी आने पर। जिन सब में जो ये बचे हुए हैं, इन सब के अंदर मियोसिस शुरू हो चुकी थी। वो मियोसिस शुरू होने के बाद खत्म हो चुकी है कहाँ पर, डिप्लोटीन स्टेज में। मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटीन होती है उसमें वो अरेस्ट होती है। यहाँ लिखा है टेम्परेरीली अरेस्टेड। इसका मतलब है टेम्परेरीली अरेस्टेड का मतलब कि कुछ देर के लिए रुकी है। वो भी कब तक के लिए, प्यूबर्टी आने तक के लिए रुकी हुई है। उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी आने पर वो कंटिन्यू कर जाएगी। बात समझ आई। तो ये देखते हैं एक बार कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें वो डिप्लोटीन ही का अरेस्ट होता है, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुआ रहता है। लिखा है कि द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल इन ए न्यू थिक आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो अभी यहाँ क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है ना, उसके चारों तरफ, जैसे हमारा क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या बन रही थी, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन रही थी। तो ये कह रहे ओवर लेयर बनती रही और ये आपका फॉलिकल बड़ा होता रहा और बड़ा होता रहा। बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल इसके चारों तरफ बन गई। अब इसके बाहर की, सबसे बाहर की ओर ना, इसके बाहर की ओर एक लेयर बन जाती है
जो कि एक अलग से लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ थीका। तो हम अगर यहाँ बता देते हैं कि बाहर एक लेयर बन गई, दैट इज कॉल्ड एज थीका। तो तब थीका बन जाएगी और ग्रेनुलोसा सेल और बढ़ जाएंगी ना, तब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सॉरी, तब इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल। इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एनसीईआरटी ने जो दिया वो ये है कि इसमें ग्रेनुलोसा सेल और बढ़ेंगी और उसके बाद इसमें क्या होगा, थीका डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम हियर। नीट में यहाँ से पूछते हैं कि जब थीका बनता है तब उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। एक और लेयर बन जाती है बाहर की तरफ के। उसके बाद लिखा है द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद वो आपका जो फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो उसमें क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी जिसको अपन बोलते हैं एंट्रम। तो एक बार ये भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो होता है, मान लो तुम्हारा ये oocyte था, ठीक है, ये क्या है? oocyte है। और ये इसके बाहर क्या हुआ है कि इसके बाहर बहुत सारा जो है कवरिंग है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। यहाँ इसमें कहीं बीच में एक कैविटी बन जाती है। ग्रेनुलोसा सेल बढ़ते 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 थोड़ा इनके बीच में जगह हो जाती है, तो ये कैविटी इस तरह से बड़ी हो जाती है लाइक दिस। और इसके बाहर यहाँ सारे में क्या होती हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे में, यहाँ भी होती है, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी चारों तरफ। ठीक है, और ये बीच में एक कैविटी बन जाएगी, जो कैविटी बड़ी हो जाती है। द कैविटी इज कॉल्ड एज द एंट्रम। इस कैविटी को आप क्या बोलते हो? एंट्रम। कैविटी हमारी कहलाती है एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम जो होती है, एंट्रम बनने के बाद इसके बाद एक और जो हमने बताया था ऊपर की तरफ के, इसमें भाई एक थीका की लेयर बन जाएगी। एक और लेयर बताया ना थीका, तो थीका जो लेयर बनेगी, थीका जो है हमारी दो में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक थीका ये, एक थीका ये, यानी थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दो में डिवाइड होगी। जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना कि द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका और आउटर थीका एक्सटर्ना। तो दो बनेगी, इनर थीका और आउटर थीका एक्सटर्ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte। तो अंदर इसके प्राइमरी oocyte था ना यार, वो प्राइमरी oocyte क्या करता है? मियोसिस पूरी कर लेता है, मियोसिस 1। और आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि वंस अ सेल विल डिवाइड बाय मियोसिस, इफ अ सेल इज, अगर ये ह्यूमन बीइंग की सेल है ना, इफ अ सेल हैव 46 क्रोमोसोम एंड इट विल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 2 cells, तो दे बोथ आर गेट हैप्लॉइड सेल्स एंड दे हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात हुई है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहीं तक पहुँचते पहुँचते जब ये फॉलिकल बन जाता है आपका टर्शियरी फॉलिकल, और इसी में क्या हो जाता है आपका जो oocyte इसके अंदर था फॉलिकल के, उस oocyte ने अपनी मियोसिस 1 पूरी कर ली है। पूरी करने के बाद उसने एक स्ट्रक्चर जो बनाई है, दैट इज पोलर बॉडी। एक क्या बनेगी? पोलर बॉडी बनेगी। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी? सेकेंडरी oocyte। और आपका सेकेंडरी oocyte एक कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्या हो चुकी है? मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है, एज यू कैन सी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, it is important to note, draw your attention that is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। तो ये अपना फर्स्ट meiotic division पूरा कर लेता है। and it is an unequal division। unequal मतलब एक तो इसमें पोलर बॉडी बनती है तो वो तो कुछ करती ही नहीं है। and resulting in the formation of a large secondary oocyte। secondary oocyte थोड़ा बड़ा बनेगा and tiny first polar body। तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। बात समझ आई तुम्हें? तो यहाँ तक क्या हुआ है कि इन्होंने टर्शियरी फॉलिकल बना लिया था, उसके अंदर मियोसिस पूरी होगी। भाई ये ध्यान रखना, नीट में यही आएगा, बार बार पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, पूछेंगे आपसे कि भैया ये बताइए कि मियोसिस जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में जाके पूरी होगी या टर्शियरी फॉलिकल में। तब आपको बताना है कि टर्शियरी फॉलिकल में ही मियोसिस पूरी हो जाती है। समझ आई बात? तो देखिए अभी क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। तो जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा ना, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि पोलर बॉडी के अंदर तो कुछ गया ही नहीं है, ऑफ द प्राइमरी oocyte। एंड कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? क्योंकि फ्यूचर में इसको डिवाइड करना है तो इसके पास साइटोप्लाज्म होगा ही। डज दिस फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर? तो अभी क्या है कि रिसेंटली पता नहीं है डिवाइड करती है नहीं करती है। ठीक है, अगर ये करती है तो ये दो पोलर बॉडी बन जाएंगी, फिर फर्स्ट और थर्ड पोलर बॉडी। ठीक है, लिखा है एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। एंड द टर्शियरी फॉलिकल, तो आपका टर्शियरी फॉलिकल है वो फर्दर जो है डेवलप होकर क्या बना लेता है? ग्राफिन फॉलिकल बना लेता है। तो यार ये यहाँ तक का केस है ग्राफिन फॉलिकल बनने तक का।
इसमें क्या हुआ है कि एट द वेरी फर्स्ट डे, अगर हम किसी दिन को एक दिन मान लेते हैं, उस दिन से शुरू हुआ था, मान लो फर्स्ट डे से शुरू हुआ था, बॉडी में हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, वो भी कौन सा, FSH LH की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन, एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी oocytes जो है, प्राइमरी फॉलिकल जो बहुत सारे होते हैं, उनमें मियोसिस खुल जाती है, मियोसिस रिज्यूम कर जाती है और वो कंटिन्यू डेवलपिंग फॉलिकल होना शुरू हो जाता है। डेवलप होते होते फॉलिकल जो है फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर एंट्रम बनती है, फिर वो टर्शरी फॉलिकल बनता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल में भी थोड़ी थोड़ी एंट्रम बन चुकी है। उसके बाद आपका जो फॉलिकल और टर्शरी होगा, टर्शरी में आपकी मियोसिस पूरी हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। तो यहाँ तक जो दिन होंगे वो लगभग हो जाएंगे 13.5, है ना, 13.5 तक लगभग मान लेते हैं दिन हो जाते हैं, ठीक है, इतने दिन हो जाएंगे इस काम को, यानी पहले दिन से 13, 13.5 इतने दिन तक हो जाएंगे। तो जस्ट इस दिन जब ग्राफियन फॉलिकल जब बना होगा तो इसी दिन के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपका जो बॉडी में LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फीमेल के अंदर है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। FSH भी इंक्रीज होगा, पर FSH से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा LH, और वो क्या इंड्यूस करा देता है, ओवुलेशन। उसकी वजह से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। बात समझ आई। और ओवुलेशन होने के बाद जो आपका सेकेंडरी oocyte अंदर बना हुआ था, वो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब आपका oocyte जो होता है ना अंदर वाला, ये सेकेंडरी oocyte है, तो इसका न्यूक्लियस है, तो उसके जस्ट बाहर एक लेयर होती है, बिल्कुल बाहर जो लेयर होती है, जो इसने खुद बनाई होती है सीक्रेट करके, एंड दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। इसके बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और फिर जोना पेल्यूसिडा के एकदम बाहर जाओगे तो आपको एक और लेयर मिलने वाली है यहाँ पर, जो कि सेल्यूलर लेयर है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल्यूलर लेयर है, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो सवाल आता है कि सेल्यूलर लेयर कौन सी है, तो आप बताएंगे कोरोना रेडिएटा है। अंदर की तरफ जोना पेल्यूसिडा है। अगर और अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और उसके बीच में, जस्ट अ सेकेंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बीच में स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्री वेटालाइन स्पेस। तो आगे हम इसके डायग्राम देखेंगे अभी। तो अभी हम देख सकते हैं कि बाहर की ओर जो लेयर है दैट इज कोरोना रेडिएटा, और जो उसके अंदर की लेयर है जोना पेल्यूसिडा। तो सवाल क्या है कि जोना पेल्यूसिडा किसने बनाई होती है, तो वो oocyte ने अपने आप बनाई होती है। इसका डायग्राम हम आगे देखते हैं। और हुआ ये है कि LH के बढ़ने से ओवुलेशन हो चुका है। एक बार यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो लिखा है कि द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte ने क्या बनाई है, एक मेम्ब्रेन बनाई है, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, जो उसको सराउंड करके रखती है, ध्यान रखना। एंड दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर। जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है, जो कि सराउंड करके रखती है आपके oocyte को। एंड द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, LH के बढ़ने से टूट जाता है और आपका जो है सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। बात समझ आई। फिर लिखा है कि फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ओवुलेशन कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। तो वो तो हम देख ही लेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इन्होंने आगे दिखाई है। तो एक बार देख लेते हैं क्या दिखाया है। इन्होंने दिखाया कि भाई यहाँ पर देखिए दो डिफरेंस दिखाया कि भाई अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया थी, जो कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग की सेल्स बनाती हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देती हैं। फिर फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आपका वो पहला मियोसिस करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, उसमें सेकेंड मियोसिस स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर आपका स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनाता है। और ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको हमने पढ़ाया था कि भाई ये स्पर्मियोजेनेसिस है। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें सर्टोली सेल हेल्प करती हैं। यार ये सारा एट प्यूबर्टी हुआ है। कब हुआ है, प्यूबर्टी आने पर। लेकिन अगर आप फीमेल में जाओगे तो फीमेल में ये जो फेटल लाइफ लिखा है, देखो यहाँ फीमेल में oogonia ने माइटोसिस करी, डिफ्रेंशिएशन करा, प्राइमरी oocyte बनाए, इनमें मियोसिस शुरू हो जाती है और फिर इनकी मियोसिस अटक जाती है डिप्लोटीन में। तो ये इतना केस जो है फीमेल में ये बिफोर बर्थ है। बर्थ होने के बाद क्या है, प्यूबर्टी आने तक बहुत सारे खत्म हो जाते हैं बचे हुए फॉलिकल्स। उसके बाद क्या होता है कि भाई प्यूबर्टी आने पर किसी दिन बॉडी में हार्मोन्स यानी फीमेल जो एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनके बढ़ने के कारण इनकी मियोसिस रिज्यूम्स हो जाती है, मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट फोलिकल का बनना शुरू हो जाएगा, एक फॉलिकल बनता चला जाएगा लगातार ही, और फिर उसके अंदर जो मियोसिस खत्म होगी वो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेगी।
ठीक है, मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड द पोलर बॉडी। लेकिन अब पोलर बॉडी बन चुका है, ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है। तो अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर बनेगा ओवम। देखिए अब लिखा है ओवम, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम बना है, फर्टिलाइजेशन से पहले सेकेंडरी oocyte बना है। और सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो भाई सेकेंडरी पोलर बॉडी बनने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये कुछ था डिफरेंस जो कि एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हेडिंग है ना, तो ये आपको समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए इन्होंने आगे ग्राफ दिया, ग्राफ को हम आराम से समझ लेंगे। एक बार यहाँ थ्योरी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्योरी में लिखा है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, तो फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्क। तो शुरुआती जो मेंसेस होते हैं, तो शुरुआती मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीनार्क। इसी तरह जब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं मीनोपोज। जब भी बंद होता है लाइफ के किसी फेज पे जाकर के तो उसे बोलते हैं मीनोपोज। तो वो लगभग 48, 49, 50 ईयर्स तक हो जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। तो यहाँ क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है लगातार वो 28-29 दिन के बाद कंटिन्यू रन करती रहती है बार बार। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक पहले दिन से शुरू होकर के उसके खत्म होने के बाद जब वो दोबारा शुरू होती है उसके पहले का दिन जो होता है, दैट इज पूरा साइकिल जो होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि सपोज करो कि भैया मान लो हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे कुछ टाइम में। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ टाइम्स हैं। तो मतलब अगर हम कहें कि शुरू के 5 दिन इसके ये ओवुलेशन तक का और फिर इसके बाद ही कंटिन्यू। तो शुरू में क्या है कि मतलब फर्स्ट डे से यहाँ से बनना शुरू होता है और ये शुरू के 5 दिन अगर हम देखेंगे तो शुरू के 5 दिन में क्या होता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग टूटती है, ब्रेक डाउन होता है, वो टूटती रहती है। तो शुरुआती जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज है ना। शुरुआती फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है। उसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे 5 से लेकर के 14वें दिन तक का जो है इसको बोलते हैं, अगर आप इसको ओवरी के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो ये कहलाएगी फोलिक्यूलर फेज। ओवरी के रेस्पेक्ट में क्या है, फोलिक्यूलर फेज, क्योंकि फोलिकल का डेवलपमेंट चलता है आगे तक 14वें दिन तक। फिर यहाँ क्या होगा, ओवुलेशन होगा 14वें दिन पर, किसके कारण, बॉडी में LH हार्मोन बढ़ने के कारण ओवुलेशन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो आपकी 14 से आगे का दिन है, तो यहाँ पर अगर आप इसे ओवरी के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज। हम आगे देखेंगे क्यों बोलेंगे। और अगर आप इसको बोलोगे यूट्रस के रेस्पेक्ट में तब आप इसको बोलोगे प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी क्या बोलते हैं इसको, ये डिवाइड हुई है। सॉरी, प्रोलिफरेटिव फेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिक्रीटरी फेज है ना। क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी फेज। इसको तो बोलेंगे सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव हम कब बोलेंगे, जब हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा होगा। तो फॉलिकुलर तो ओवरी के अंदर चल रहा होगा, यूट्रस में आपका चल रहा होगा, यही टाइम पीरियड जो होगा 5 से 14 वाला। इसी टाइम पर वहाँ एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा होगा ना, तो उसको बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। किसके रेस्पेक्ट में, यूट्रस के रेस्पेक्ट में। और यहाँ ल्यूटेल को बोलेंगे सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1 ओवम इज रिलीज। 1 ओवम, देखो यहाँ एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। अभी ओवम लिख दिया है, यहाँ इन्होंने ऊपर बताया है खुद ही कि ओवम जो है वो तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेकेंडरी oocyte के बाद। तो फिर यहाँ लिख दिया कि 1 ओवम इज रिलीज्ड इन ओवुलेशन। तो यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का ना कि ओवम का सवाल अब आपसे पूछा जाए कभी, अगर ओवम का क्वेश्चन आता है तो आप बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम ना बना देना। फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवम बनाना, अदरवाइज ओवम ना बनाना। बात समझ आई आपको। कब बनाओगे ओवम, जब फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं बनाओगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कि भाई एक ग्राफ जैसा इन्होंने बना के रखा है, थोड़ा बड़ा है मतलब। ठीक है, तो एक बार देख, चल नहीं रहा एक सेकंड। तो देखिए ये ग्राफ इन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का दे रखा है, इसको एक बार ध्यान से समझना है आपको थोड़ा सा।
तो इसमें आप देखिए क्या क्या दिया है। देखो यहाँ क्या है, कुछ इवेंट्स दिखाए हैं। पहले दिखाया पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी के हार्मोन किस टाइम बढ़ते हैं किस टाइम घटते हैं ये दिखाया गया है। इसके बाद दिखाया गया है ओवेरियन इवेंट के ओवरी में क्या चल रहा है। उसके बाद दिखाया ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल, तो ये आपको ध्यान से देखना है। एक दिखाया यूट्राइन इवेंट्स, तो 4 चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। देखिए पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी में समझाया जाएगा। देखो हुआ ये है, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन की बात करते हैं, एट द वेरी फर्स्ट डे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी जो फीमेल की ओवरी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होगी उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगी। अब भाई एंडोमेट्रियम क्यों टूटी है ये जानने की जरूरत है ना। तो एंडोमेट्रियम इसलिए टूटी है कि भाई यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कुछ हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको दिख रहे हैं एट द 29th ऑफ डे, ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हम इधर भी देख लेंगे, उधर भी देख सकते हैं, लास्ट में भी। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों हार्मोन लो हुए, तो यानी कि ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन, व्हाट आई एम सेइंग, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन द एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन, क्योंकि इन दोनों ने ही इसको अच्छे से बनाकर रखा था, क्योंकि इन्होंने इसको अच्छे से बनाकर रखा हुआ था। तो जैसे ही ये कम होंगे, जैसे ये कम जाएंगे, इनका लेवल डाउन जाएगा तो ये टूट जाएगी। ये अलग क्वेश्चन है कि ये कम क्यों हुआ इनका लेवल, ठीक है। लेकिन अभी का हमें जानना क्या है कि ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन के लो लेवल होने के कारण आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो टूट गई है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, वो टूट जाती है। गुड, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका लेवल लो क्यों हुआ है। तो इनका लेवल लो इसलिए हुआ है कि यहाँ अगर हम ओवरी की बात करते हैं, उसी पहले दिन जिस दिन एंडोमेट्रियम टूटी थी, उसी दिन ओवरी के अंदर, इसी दिन ओवरी के अंदर क्या हुआ, एक फॉलिकल, कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, वैसे तो 20-25 होते हैं, हम यहाँ डोमिनेंट फॉलिकल की बात करते हैं। वो डोमिनेंट फॉलिकल FSH और LH के रिस्पॉन्स में, देखिए किसके रिस्पॉन्स में, FSH और LH के रिस्पॉन्स में इन हॉर्मोन्स की, ये एंटी पिट्यूटरी बना रही है, कौन बना रही है, एंटी पिट्यूटरी, इनके रिस्पॉन्स में इसने डेवलप करना शुरू किया। इसके अंदर जो मियोसिस थी वो कंटिन्यू हो जाती है, मियोसिस रिज्यूम्स, फॉलिकल डेवलप्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और ये बनता जा रहा है। फाइनली एट द 14th डे, 14वें दिन में क्या देखता हूँ कि LH की मात्रा बढ़ जाती है, LH पीक पे चला जाता है। देखो बढ़ा हुआ FSH भी है, ध्यान रखना है, बढ़ा हुआ FSH भी है, LH भी बढ़ जाता है, FSH भी बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाते हैं। जस्ट एट द पॉइंट ऑफ दिस कि भाई यहाँ LH बढ़ा, और LH बढ़ने के बाद क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ है। LH बढ़ा फिर क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। जब ओवुलेशन हुआ तो फॉलिकल टूट गया, टूटा हुआ फॉलिकल में से जो आपका सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल के आ गया ओवरी से, ठीक है ना। तो बाहर निकल गए तो अब अंदर क्या बचा, फॉलिकल बचा। तो रेमिनेंट ऑफ फॉलिकल, बचे हुए फॉलिकल में ब्लड चला, अंदर ब्लड चला जाएगा। जब अंदर ब्लड चला जाएगा तो इसके अंदर ब्लड क्लोट बनेंगे, तो बचा हुआ फॉलिकल के अंदर ब्लड क्लोट जाते हैं, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर ये आपका ल्यूटिन पिगमेंट बनने के कारण कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो सवाल है कि कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है, बचे हुए फॉलिकल से। इसके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, यस इसके अंदर सेल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो कि आपका बचा हुआ फॉलिकल था, अभी तक का मैंने देखा कि यहाँ प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी कोई लेवल नहीं था, लेकिन एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे मेरा फॉलिकल डेवलप कर रहा था, तो इसकी जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, दीज आर सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन इन द रिस्पॉन्स ऑफ FSH। तो FSH के रिस्पॉन्स में ग्रैनुलोसा सेल्स क्या बना रही हैं, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये एस्ट्रोजन जो है आपकी ये जो एंडोमेट्रियम है नीचे, इसको थोड़ा ग्रो करा रहा है, ये बन, क्योंकि ये टूट चुकी थी। डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन बना रहा है, एस्ट्रोजन किसको बढ़वा रहा है, एंडोमेट्रियम को बनवा रहा है। ये अच्छे से थोड़े बनती जा रही है। फिर फाइनली क्या हुआ कि इस दिन क्या हुआ, 14वें दिन LH बढ़ गया, है ना। LH बढ़ने से ओवुलेशन हो गया, फॉलिकल टूट गया। अब फॉलिकल टूटने के बाद क्या होगा, फॉलिकल टूट गया तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल कैसे जाएगा, डाउन। तो तुरंत ही जस्ट आफ्टर द ओवुलेशन द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन विल फॉल डाउन, but after some time the remnant of the follicle will convert into the corpus luteum due to the synthesis of the lutein pigment, है ना। ये corpus luteum में बन जाता है,
and the corpus luteum will secreting the another hormone that is called as progesterone. Now progesterone will maintain this endometrium and you can see estrogen level increases. तो एस्ट्रोजन अगर बढ़ गया है तो ये किसने बनाया है? कॉर्पस ल्यूटेम ने। तो दोनों हार्मोन बना रहा है, पहले ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, अब ये एस्ट्रोजन भी क्या कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है। तो मतलब द एंडोमेट्रियम विल गेट मोर थिकेंड, एंडोमेट्रियम ज्यादा थिकेंड हो जाएगी। अरे भाई जब ज्यादा थिकेंड हो रही है तो कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करवा रहे हैं ना। यहां आपका जो कॉर्पस ल्यूटेम है किसके रिस्पॉन्स में काम कर रहा है? एलएच के। एलएच के रिस्पॉन्स में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा हुआ फॉलिकल था, जो अब कॉर्पस ल्यूटियम है, एंड इट इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन बना रही है तो कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये बना रही है हार्मोन, और दोनों हार्मोन आपकी किसको थिकेंड कर रहे हैं? एंडोमेट्रियम को। तो नाउ द एंडोमेट्रियम विल गेट थिकेंड। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, ओवुलेशन का, इसका सॉरी सेकेंडरी oocyte का, ये एम्पुला में जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भाई ये मेंटेन रहेगा। प्रोजेस्टेरोन बनाना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपका जो एम्ब्रियो होगा वो जाकर के इसी के अंदर घुसने वाला है। एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर ही इम्प्लांट होने वाला है इन फ्यूचर में, तो इसको बचाए रखना होता है, तो फिर ये बचा रहेगा सब कुछ। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भाई क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इन दोनों हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल होगा, बढ़ा रहेगा। बढ़ा हुआ लेवल इन दोनों हार्मोन का क्या करता है कि इससे निगेटिव फीडबैक जाती है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि इसकी फीडबैक जाएगी पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी एलएच बनाना बंद कर देगी। पिट्यूटरी क्या कर देगी? एलएच बनाना बंद कर देगी। एलएच बनाना बंद हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेस कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचे खत्म होने के बाद इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाएगा, एस्ट्रोजन नहीं बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन गया। जैसे इनका लेवल डाउन जाएगा तुरंत ही एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, और फिर इनका लेवल डाउन जाने से पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच बनाना शुरू कर देगी। अगर दोनों ओवेरियन हार्मोन का लेवल डाउन जाता है तो पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच बनाना शुरू कर देती है। फिर पिट्यूटरी जब एफएसएच एलएच बनाना शुरू कर देती है भाई मेरे, तो होगा क्या कि दोबारा से एक नया oocyte, नया फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देता है, मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है। तो ये लगातार कुछ इस तरह चलते रहते। तो भाई आपको क्या करना है? सारा तालमेल बैठाना है बस। आपस में कौन हार्मोन किसका कब बढ़ा, क्या हुआ, ये सब तालमेल बैठाना है आपको। बहुत ध्यान से इस चार्ट को आप देखते रहना, तब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मेडिकल यहाँ से पूछता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मेडिकल पूछ लेता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों का ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि मिड ऑफ द, पीछे लिखा था कि हर एक साइकिल के बीच में ओवुलेशन होता है और ओवम बनता है, ठीक है। मिडल ऑफ द ईच साइकिल लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर, ये हमने देख लिया है। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू होती है। सबसे पहली फेज कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल फेज होती है, उससे साइकिल शुरू होती है। बात समझ आई? फिर क्या होता है? व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए ऐसा है कि शुरुआत की फेज क्या थी? मेंस्ट्रुएशन फेज, 5 दिन चली। उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है ओवरी के लिए। अगर मैं बात करूँगा यूट्रस की, तो यूट्रस के लिए प्रोलिफरेटिव फेज है, क्योंकि इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, किसका? एंडोमेट्रियम का। नेक्स्ट है ल्यूटियम बन गया तो ओवरी के अंदर बन गया, तो ल्यूटियल फेज है। और यहाँ क्या है? एंडोमेट्रियम जो होती है सिक्रेशन करती रहती है लगातार, तो ग्लैंडुलर लेयर्स होती हैं, सीक्रेट करती हैं, तो लिखा है सिक्रेटरी फेज। समझ आई बात? तो यहाँ पर भी नीचे लिखा है कि व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एट द लास्ट ऑफ 3 to 5 डेज, शुरुआत में मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है ऑफ द यूट्रस, एंड इट ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं लिक्विड बना, दैट कम आउट थ्रू वजाइना, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं बाहर आ जाती हैं। एंड मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये लिखा कि रिजल्टेड, अगर रिलीज ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो दूसरी साइकिल चलेगी, और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो भाई नहीं होगा अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू, ठीक है ना। लिखा है लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, however it may also be caused due to the some other underlying causes like stress, poor health etc. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि पुअर हेल्थ और स्ट्रेस वगैरह कम हो तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है।
द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी फेज आती है? फॉलिकुलर फेज आती है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इज इन ओवरी ग्रोइंग टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स। तो ये ध्यान रखना कि भाई जैसे फॉलिकल बना, फॉलिकल का बनना एंडोमेट्रियम का बनना है, यानी फॉलिकल आपका एस्ट्रोजन बना रहा है। ग्रेनुलोसा सेल ऑफ फॉलिकल सिक्रेटिंग द एस्ट्रोजन, है ना, वो क्या करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम इनटू द यूट्रस। देखा, दी चेंज इन द ओवरी इन द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो ये किस वजह से हो रहा होता है? लेवल ऑफ हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। एंड द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, यानी LH और FSH दोनों हार्मोन की बात हो रही है। LH और FSH गोनेडोट्रोपिन्स दोनों की सिक्रीशन होने की वजह से ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल बन रहा है, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। साथ साथ में क्या करता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और साथ में एस्ट्रोजन बनता रहता है। किससे? ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्रोइंग फॉलिकल है उससे। फिर लिखा है बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। दोनों आपको हमने यहाँ ध्यान रखना, दोनों बड़े हैं। LH बड़ा है, FSH बड़ा है, लेकिन LH ज्यादा बड़ा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं LH सर्ज। लिखा है कि भाई बीच में 14वें दिन के लगभग रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH का कुछ ज्यादा ही बन जाना हो जाता है, जिसको LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? LH सर्ज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ज्यादा ही LH बन जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? इसको LH सर्ज बोलेंगे। एंड इंड्यूस रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, इसकी वजह से क्या होता है? ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है। एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम और ओवुलेशन, इसकी वजह से ओवुलेशन हो जाएगा, ओवम बाहर आ गया। बार बार NCERT ओवम कह रही है भाई, इसको ओवम नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये नीट में फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक फीमेल को 30 साल से लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है और क्या नाम कितने ओवम बने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यार बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। And the ovulatory phase is followed by the luteal phase, and during which the remaining part of the graphene follicle, ध्यान से पढ़ना, corpus luteum बनाएगा, बचा हुआ, है ना। And the corpus luteum secrete a large amount of progesterone, ज़्यादा बनाएगा progesterone, which is essential for the maintenance of the endometrium, ये ध्यान रखना। लिखा है such an endometrium is necessary for the implantation। endometrium जो होती है वो उसमें क्या होगा? बाद में एम्ब्रियो का implantation होगा अगर fertilization हो जाता है तो। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, सारे रुक जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी होगी तो सारे इवेंट रुक जाएंगे। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। यार बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन और जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ी रहती है ना, तो FSH और LH का लेवल जो है वो डाउन ही रहता है, फिर नया ओवम बनने को नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट, अगर नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटेम टूट जाएगा और प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम हो जाएगी, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। एंड मार्किंग ए न्यू साइकिल। In human being, menstrual cycle ceases around 50 year of age and this is the menopause। क्या बोलते हैं? menopause होता है। And cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phases and extend between menarche and the menopause, यानी शुरुआत से लेकर के menopause तक का। तो यह था भाई हमारा यहाँ तक का कुछ पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लेकर आएंगे अगला पार्ट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। थैंक यू सो मच।